हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि अपने क्यूट से बेबी के साथ माउंटेन पर रहती है क्योंकि वो एक प्रिस्टेस है। उसका बेबी शाओ यहाँ पर बहुत ही मस्ती कर रहा होता है, तो जिया उसे अपने मैजिक से रोकती है और वो उसे बताती है कि तुम अभी इस वक्त मेरे साथ शहर चलोगे तुम्हारे अंकल की वेडिंग पर। तो शाओ बहुत ही खुश हो जाता है कि अगर मैं अंकल की वेडिंग पर जाऊंगा तो मैं वहाँ पर अपने डैडी से भी मिल लूंगा। ये सुनकर जिया शाओ के डैडी को याद करने लगती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जिया को एक वारिस चाहिए होता है, इसलिए वो शहर के एक बंदे को ढूंढकर उसके साथ नाइट स्पेंड करती है और वो उसे कहती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसकी सारी मेमोरीज मिटा देगी जिससे उसे कुछ याद नहीं रहेगा। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। जिया शाओ को बताती है कि 20 साल पहले मेरी मॉम को मेरे भाई से अलग होना पड़ा क्योंकि उन्हें प्रिस्टेस जो बनना था, और अब हम यहाँ से शहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी मॉम की लास्ट विश पूरी करनी है। तो तुम कुछ भी और चीज़ों का मत सोचना। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने बेटे शाओ को लेकर शहर आ जाती है और वो एक कार को देखकर बड़ी खुश होने लगती है और कहती है कि जब मैं बचपन में शहर आई थी तब मैंने कार देखी थी। तभी एक बंदा कार से बाहर निकलकर कोई वीडियो देख रहा होता है। जैसे ही शाओ और जिया इसके मोबाइल में ये वीडियो देखते हैं तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है जिसमें लोग नजर आ रहे हैं। तो ये आदमी इन दोनों को अपने फोन में देखता हुआ देखकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी फोन नहीं देखा, पता नहीं कहाँ से तुम जैसे गरीब उठ के आ गए। ऐसा बोलकर ये आदमी इन दोनों को यहाँ से दूर करते हुए चला जाता है। फिर जिया को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है कि ये कितना कंजूस बंदा था। वो अपने बेटे शाओ से कहती है कि चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। फिर जिया और शाओ एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं और अपना टेबल नंबर ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम यहाँ एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है कि वो उसके एक लड़की का अरेंजमेंट करे जो डील करने में आसान हो ताकि वो उसे अपनी वाइफ बना सके। और वो अपने असिस्टेंट को 3 मिनट का टाइम देता है कि वो तुरंत इस लड़की को यहाँ पर भेजे। जिया और शाओ यहाँ पर टेबल नंबर 6 ढूंढ रहे होते हैं और ये लोग गलती से VIP टेबल नंबर 6 को अपना टेबल समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पर कोई और क्यों बैठा है। जिया सोचती है कि लगता है यहाँ पर लोग टेबल शेयर करते होंगे। यही सोचकर जिया शाओ के साथ उसी टेबल पर बैठ जाती है। जैसे ही वो उस बंदे को देखती है तो शॉक हो जाती है कि ये तो वही है और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का हीरो जैंग है। जिया मेन्यू कार्ड से अपना मुंह छिपाने लगती है और जैंग इसे देखकर सोच रहा होता है कि इस लड़की के कपड़े कितने अजीब है, लगता है मेरे असिस्टेंट ने इस एक्ट्रेस को हायर किया है। और यहाँ पर जिया इसे देखकर सोच रही होती है कि ये तो मेरा वन नाइट स्टैंड है, चाहे जो हो जाए मैं अपने बेटे शाओ को पता नहीं लगने दे सकती कि यही उसका डैड है। अब यहाँ पर जैंग तो जिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। उसे बताता है कि मेरा नाम जैंग है और मैं इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ और मेरी कोई बुरी हैबिट भी नहीं है और मैं एक बिलियनर हूँ। मुझे बस एक लड़की चाहिए जिसके साथ मैं फेक मैरिज कर सकूं। तो तुम मुझे अपनी कंडीशन बताओ। इसकी बातें सुनकर जिया सोचती है कि आखिर ये मुझसे पहली बार मिलने के बाद मुझसे शादी की बात क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझे पहचान लिया और अब ये चाहता होगा कि मैं वन नाइट स्टैंड की वजह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जिया इसे कह देती है कि एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मेरा बेटा भी तुम्हारा नहीं है। तो जैंग कहता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा ही बेटा है, फिर तो मेरे असिस्टेंट ने कितना क्यूट और स्मार्ट बच्चा ढूंढा है, ये मेरे बेटे का रोल अच्छे से प्ले कर लेगा और फिर सभी आसानी से बिलीव भी कर लेंगे कि तुम मेरी वाइफ हो। तो ये सुनकर जिया और शाओ दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये उन लोग से एक्टिंग करवाने की बात कर रहा है। जैंग कहता है कि क्या मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे एक लड़की चाहिए जिसके साथ मैं फेक मैरिज कर सकूं ताकि मेरी फैमिली मेरी अरेंज मैरिज ना करवा सके। फिर जिया सोचती है कि यानी इसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। फिर जिया से कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे असिस्टेंट को नहीं जानती हूँ। तो ये कहता है कि फिर तुम VIP टेबल नंबर 6 पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि सॉरी, मैं गलत सीट पर आ गई। वैसे यहाँ का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, यहाँ पर कितना भेदभाव है, इससे अच्छा तो मेरी माउंटेन की लाइफ है, वहाँ पर हम सब इक्वली रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि शाओ कैलकुलेशन करते हुए मैजिक से पता लगा लेता है कि जैंग सच में इसका डैडी है और फिर जिया जल्दी से अपने बेटे शाओ को यहाँ से लेके जाने लगती है। तो शाओ यहाँ पर जैंग के पास आ जाता है और उसे हक करते हुए कहता है कि डैडी। तो जिया इसे कहती है कि जल्दी से मम्मी के पास वापस आओ, आखिर तुम ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर को डैडी कह सकते हो। पर शाओ नहीं मानता, वो कहता है कि मम्मी ये मेरे डैडी है और मुझे इनके पास रहना है। तो जिया कहती है कि तुम भूल गए हमने माउंटेन में क्या डील किए थे, चलो मेरे साथ। ऐसे बोलते हुए जिया शाओ को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही होती है और जैंग इनकी बातें सुनकर सोचने लगता है कि यानी ये लोग माउंटेन विलेजर्स हैं और विलेज के लोग तो कितने सिंपल और काइंड होते हैं, ये लोग तो कहीं गए भी नहीं होंगे, इसलिए इनसे डील करना आसान होगा। यहाँ पर शाओ जिया से कहने लगता है कि मम्मी हम डैडी को छोड़कर नहीं जा सकते,
डैडी की जान को खतरा है, हमें उन्हें बचाना होगा। तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो इन लोगों से रेस्टोरेंट के बाहर मिला था। वो इन लोग की बुराई करने लगता है कि आखिर इतने महंगे रेस्टोरेंट में ये विलेज पीपल क्या कर रहे हैं। ये आदमी और इसकी गर्लफ्रेंड जिया से बहुत ही ज्यादा घिन खा रहे होते हैं। फिर ये आदमी जिया को कुछ पैसे फेक कर देता है और कहता है कि इस होटल से बाहर निकलो, तुम लोग यहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरी तरफ से इन पैसों से कुछ खा लेना। ये सुनकर जैंग इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, अब यहाँ से जो जाएगा वो तुम होंगे। तभी जिया इन पैसों को उठा लेती है और कहती है कि तुम फेक पैसे दे रहे हो। जब मैं छोटी थी तो मैं शहर आई थी और मैंने देखी थी कि पैसे ऐसे नहीं थे। अगर मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम फेक नोट्स दे रहे थे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। जिया की ये बातें सुनकर ये आदमी और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों इसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आज तक हमने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने कभी पैसे ना देखे हो, तुम कितनी बुद्धू हो। जैंग सोचता है कि लगता है ये लड़की बहुत ही गरीब है, शादी के बाद मैं इसे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज दे दूंगा। जिया इस आदमी को चिल्लाती है कि तुम हंस क्या रहे हो, तुम्हें क्या पता मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। फिर ये अपने बेटे शाओ को कहती है कि तुम जल्दी से पैसे निकाल कर इन्हें दिखाओ। फिर शाओ अपने बैग में से कुछ स्टोन निकालता है जिसे देखकर तो ये लोग और हंसने लगते हैं कि हमें लगा था कि इसमें कुछ कीमती चीज होगी, पर ये तो मामूली से पत्थर निकले। और फिर ये लोग ये सारे पत्थर को नीचे फेंक देते हैं तो शाओ इन लोग को चिल्लाता है कि ये हमारे जैम्स थे। फिर ये आदमी शाओ से कहने लगता है कि अगर तुम इन सारे जैम्स को अपने मुंह से उठाकर प्लेट में डालोगे ना तो मैं तुम्हें यहाँ रेस्टोरेंट का बहुत ही महंगा खाना खिलाऊंगा जो तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनकर जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इस आदमी को मारने जा रहा होता है तो जिया इसे रोकती है और कहती है कि तुम रहने दो, शाओ अकेले ही डील कर लेगा। यहाँ पर शाओ इस आदमी को मार के सबक सिखा देता है और कहता है कि अब तुम अपने मुंह से इनको उठा के प्लेट में डालोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो तुम गए। तो ये आदमी अपने मुंह से उठाकर डालता है और फिर शाओ को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा रिच हूँ, अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। जैंग यहाँ पर शाओ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, डैड सब संभाल लेंगे। तभी ये आदमी गार्ड्स को बुलाकर शाओ को पकड़ने का कह रहा होता है तो जैंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम ये कैसे करोगे। तो ये आदमी से चिल्लाकर कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम हो कौन जो मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो जैंगी से बताता है कि मैं इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ और ये मेरी वाइफ और ये मेरा बेटा है। तो ये आदमी कहता है कि तुम मुझे फूल नहीं बना सकते, आखिर इस शहर का सबसे रिच बंदा मिस्टर जैंग, वो इस टाइप की पुअर विलेजर लड़की से शादी कैसे कर सकता है, और तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं है मुझसे बात करने की। ये लो मेरी तरफ से ये $500 और अभी इसी वक्त मेरे शूज क्लीन करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जैंग इसे मारता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इसके कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देता है और इसकी कंपनी को ये बैंकरप्ट कर देता है। पहले तो ये बंदा इसकी बातों पर यकीन कर ही नहीं रहा होता है, पर तभी से कॉल आ जाती है कि ये बर्बाद हो चुका है। फिर तो ये तुरंत ही जैंग से माफी मांगने लगता है कि सॉरी मिस्टर जैंग, मैंने आपको पहचाना नहीं, और वो इसे काफी माफी मांगे जा रहा होता है। तो जैंग शाओ से पूछता है कि बताओ इसे कैसे डील किया जाए। जैंग कहता है कि डैडी अंकल कह रहे थे ना कि हम यहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें इन अंकल को यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना खिलाना चाहिए, लेकिन एक नहीं बल्कि पूरी 100 प्लेट, वो भी डॉग की तरह। फिर इसके बाद ये आदमी और इसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर नीचे डॉग की तरह होकर खाना खाना पड़ता है, जो कि उन लोगों से खाया नहीं जा रहा होता है। तो जैंग इन लोगों को छोड़ देता है कि अब वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। फिर यहाँ पर शाओ तो जैंग से बड़ा खुश होता है और जिया से इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मम्मी डैडी कितने औसम है, तो अब इनसे शादी कर लो। फिर जैंग भी जिया से पूछता है कि बताओ तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं। देखो अगर तुम मेरे साथ फेक मैरिज करके मेरी हेल्प करोगी ना तो मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और इसे बेस्ट एजुकेशन दूंगा और तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जिया सोचती है कि मुझे भी इसकी हेल्प करने का दिल कर रहा है ताकि मैं इसका बैड लक हटा सकूं, लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि ये मुझे वापस माउंटेन पर जाने देने के लिए नहीं माना तो क्या होगा। जैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बस एक बार तुम अपने बच्चे के साथ मेरी वाइफ और बेटा बनने का एक्टिंग कर लो ताकि मैं अपनी फैमिली से डील कर सकूं और मुझे मेरी पोजीशन मिल सके। फिर जब मेरा काम हो जाएगा तो तुम जब चाहो मुझे डिवोर्स दे सकती हो। फिर यहाँ पर शाओ भी मनाने लगता है कि मम्मी प्लीज मान जाओ ना और डैडी की हेल्प कर दो। फिर जिया भी सोचती है कि अच्छा ये ऐसे मैं इसकी हेल्प कर सकूंगी इसका बैड लक हटाने में, और शाओ की भी एजुकेशन हो जाएगी और शायद यही किस्मत में है। फिर जिया जैंग से हाँ कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर दोनों ही कोर्ट मैरिज जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और शाओ तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब मेरे पास मम्मी और डैडी दोनों हैं। अब तभी यहाँ पर बहुत सारी कार्स आ जाती है जिनमें से जैंग के गार्ड्स निकलते हैं और वो उसे उसकी शादी के कॉन्ग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं और उसकी वाइफ का वेलकम कर रहे होते हैं। तभी जिया जैंग से कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, एक्चुअली मुझे मेरे भाई की शादी में जाना है। तो जैंग इसके कपड़े देखकर कहता है कि क्या तुम सच में इसी कपड़े को पहनकर शादी में जाने वाली हो। तो जिया कहती है कि क्या मेरे कपड़े अच्छे नहीं है।
तुम्हें पता भी है कि ये हमारे माउंटेन का सबसे स्पेशल ड्रेस है, हमारे यहाँ नॉर्मल लोगों को ऐसे कपड़े पहनने भी नहीं मिलता है। तो शॉ कहता है कि हाँ, सिर्फ मम्मी और मैं ही ऐसे ड्रेस पहनते। तो जैंग तो स्माइल करने लगता है और फिर वो इन लोगों को एक ड्रेस शॉप ले आता है और पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कौन सी ड्रेस पसंद है, तुम कोई भी चूज कर सकती हो। जिया ऐसे कहती है कि तुम हमारा वेट करो, हम लोग अभी तैयार होके आते हैं। फिर जिया शॉ के साथ कुछ ज्वेलरीज पहन कर आती है और ये देखने के बाद जैंग शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये तुम दोनों ने क्या पहन लियो, तुम्हें यहाँ की लग्जरी ड्रेसेस नहीं चाहिए थी बल्कि ये सब पहनना था, और ये तुम्हारा क्रोन कितना ज्यादा हैवी होगा। तो जिया कहती है कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में क्या पता, हमारे यहाँ सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन को ही क्रोन पहनने को मिलता है। शॉ कहता है कि हाँ डैडी, ये क्रोन हमारे पूर्वजों से ट्रांसफर होते हुए हमारे पास आया है, और अगर हम ये पहन के अपने अंकल की वेडिंग में जाएंगे तो उनकी वेडिंग और शानदार हो जाएगी। फिर जिया अपने बेटे शॉ से कहती है कि चलो हम तुम्हारे अंकल की वेडिंग में चलते हैं। फिर जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये लोग यही कपड़ा पहनकर शादी में चले गए और साथ में कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर गए तो लोग इनकी बेइज्जती कर सकते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, इसलिए तुम बहुत सारे महंगे गिफ्ट का अरेंजमेंट करो और जिया के भाई की शादी में लेकर जाओ। जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं भी वहाँ पर पहुँचूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये गिफ्ट दे देना होगा क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी रेपुटेशन नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ वेडिंग हॉल पहुंचती है पर सिक्योरिटी गार्ड इन लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा होता है, तो जिया अपने मैजिक से इन लोग का मुंह बंद कर देती है। फिर ये दोनों जैसी वेडिंग हॉल में आते हैं तो सभी लोग इन लोग को देखकर इन लोग की बेइज्जती करने लगते हैं कि आखिर ये विलेजर पीपल कहाँ से आ गए, और ये लोग सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर इन दोनों को यहाँ से निकालने का कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिया का भाई आ जाता है और जिया इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। मॉम अगर जिंदा होती तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती। तो हानी से चिल्लाकर कहता है कि तुम हो कौन, निकलो यहाँ से। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। हान कहता है कि मैं इतने रिच फैमिली में शादी करने जा रहा हूँ और इतना ज्यादा रिच हो चुका हूँ और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर जिया कैसी बेइज्जती होते देखकर शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी मम्मी की इंसल्ट मत करो। जिया इसे रोकती है कि अपने मैजिक का यूज मत करो, तुम्हारे अंकल की मैरिज खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ग्रैंडमा जब ये हेवन से देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर जिया हान को एक नेकलेस देने लगती है और बताती है कि ये हमारी मॉम ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, 20 सालों तक उन्होंने तुम्हें बहुत ही मिस किया है और वो ये तुम्हें लास्ट बारी देना चाहती थी। पर हान तो इसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि आखिर ये क्या कचरा है। हान इसकी मजाक उड़ाने लगता है कि तुम गरीब लड़की की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है जो मेरी शादी में आकर मेरी सिस्टर बनने का प्रिटेंड कर रही हो। जिया कहती है कि इस नेकलेस को पहन लेना, मॉम ने कहा था कि ये तुम्हारी बैड लक को हटा देगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। तो हान इसे चिल्लाता है कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, तो ये लो पैसे, और वो इसे फेंक कर दे देता है और यहाँ से अभी इसी वक्त निकलने का कहता है। फिर जिया अपने मैजिक से इन सारे पैसों को वापस से बैग में डाल देती है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और जिया को मॉन्स्टर कहने लगते हैं। फिर यहाँ पर हान की फियांसे गार्ड्स को बुलाकर जिया को पकड़ने का कह रही होती है, पर जिया अपने मैजिक से इन लोगों को मार गिराती है और हान से कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ये नेकलेस को पहन लो क्योंकि ये मॉम की लास्ट विश थी। और हान फिर भी नहीं मानता और वो नेकलेस के ऊपर पैर रखकर इसकी मजाक उड़ाने लगता है। जिया कहती है कि आखिर तुम मॉम के दिए हुए नेकलेस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुमसे कितना प्यार करती थी। तभी ये सब सुनते हुए पब्लिक आपस में बातें करने लगती है। तो हान सोचता है कि मुझे इसे यहाँ से जल्दी से निकालना होगा, नहीं तो लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे। फिर हान जिया से कहता है कि सिस्टर आखिर मैं हमारी मम्मी को कैसे भूल सकता हूँ, बस मेरी भी कुछ रीजन है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर जिया कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझसे सच बात करो, और वो इसके ऊपर मैजिक कर देती है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। जब मैं छोटा था तब भी से वो मुझे पसंद नहीं थी और उन्हें मॉम कहकर बाहर मेरी कितनी बेइज्जती हुआ करती थी, और लकीली वो गायब हो गई तो मैं कितना खुश था, लेकिन देखो उनके मरने के बाद अब तुम यहाँ मुझे परेशान करने आ गई हो। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तुमसे कितना प्यार करती थी। तो हान कहता है कि मुझे उनके प्यार की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस पैसा और पावर चाहिए, पर मॉम ने मुझे सिर्फ बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं दिया। जिया से स्लैप मार के कहती है कि हमारी मॉम ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तुम्हारी जान बचाने के लिए उन्होंने मैजिक का यूज किया, तुम तो ठीक हो गए लेकिन उसकी वजह से मॉम बीमार हो गई। हान कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी झूठ मत बोलो, और हाँ मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानता ही नहीं हूँ, तो यहाँ से चली जाओ। फिर हान की फियांसी कहती है कि तुम लोग हमारे से कोई पैसे नहीं लूट सकते। ऐसा बोलकर वो गार्ड्स को बुलाती है जिया को पकड़ने के लिए। तो शॉ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मम्मी को बुली करने की, और फिर वो मैजिक से इन सभी को मार गिराता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैंग की तरफ से बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स आते हैं
और साथ ही साथ उसके कंपनी के साथ बिजनेस डील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी, जिसे देखने के बाद हान तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो वो और रिच होने वाला है। फिर वो यहाँ पर जिया की और मजाक उड़ाने लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं है और वो कितना ज्यादा रिच है। जिया ऐसे चिल्लाती है कि अब इन सब में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो असिस्टेंट से कहती है कि ये सारी चीजें उसके भाई को ना दी जाए। तो हानि से कहता है कि तुमने अपने आप को समझी क्या हो जो ये ऑर्डर दे रही हो। पर यहाँ पर तो असिस्टेंट जिया की बात मानने जा रहा होता है तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने गार्ड्स को कहकर इन लोगों को पकड़ने का कहता है। तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हान कहने लगता है कि मिस्टर जैंग, आप मेरे साथ बिजनेस डील करना चाहते हो, लेकिन ये इस पागल औरत से देखा नहीं जा रहा है और ये आपके असिस्टेंट को ब्लैकमेल करके इसे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर रही है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं इस पागल लड़की को अभी यहाँ से निकालता हूँ। जैंग कहता है कि तुम ऐसी हिम्मत भी मत करना। तभी यहाँ पर शाओ इसे डैडी कहने लगता है। फिर जैंग सभी से कहता है कि ये मेरी वाइफ और मेरा बेटा है और जो इन्हें परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर ये सुनकर तो हान और उसके फियांसे शॉक हो जाते हैं कि ये गरीब पागल लड़की इतने रिच आदमी की वाइफ कैसे हो सकती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपकी वाइफ ने कहा कि मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर दूं। तो हान कहता है कि मेरी वाइफ जो कह रही है वो ऑर्डर फॉलो करो। फिर असिस्टेंट तो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फाड़ देता है और फिर यहाँ से सारे गिफ्ट्स भी लेकर चला जाता है। और फिर जैंग सभी से कहता है कि आज जिसने भी मेरी वाइफ और मेरे बेटे को बुली किया है उन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सभी डर के मारे जैंग से माफी मांगने लगते हैं। फिर हान यहाँ पर जिया को मनाने लगता है कि वो उसकी सिस्टर है ना, तो उसके साथ ऐसा ना करे। जिया इसे चिल्लाती है कि अब तुम पहले की तरह नहीं रहे, अब तुम बहुत ही हार्टलेस हो चुके हो। और फिर जिया मैजिक से हान के गले में वही नेकलेस डाल देती है और कहती है कि याद रखना कि इस साल तुम्हारा बैड लक रहेगा, तो कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी मौत हो जाए। तभी यहाँ पर जिया की मैजिक यूज करने की वजह से जैंग का सर दुखने लगता है और उसके माइंड में कुछ पुरानी चीजें याद आने लगती है जो जिया ने भुला दी थी। वो तुरंत ही इसे पूछने लगता है कि आखिर वो है कौन। जिया सोचती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अगर ये मुझे मैजिक यूज करते हुए देखेगा तो इसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। फिर जिया यहाँ पर जैंग को बताती है कि एक्चुअली मैं एक मैजिशियन हूँ। तो ये कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मैजिक कर कर पैसे कमाती हो और अपने बेटे को पालती हो, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हें इतनी मुश्किल लाइफ जीनी नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें बहुत बड़े घर में रहने के लिए लेके चलूंगा। फिर जिया यहाँ पर अपने बेटे शाओ को समझाने लगती है कि देखो, याद रखना डैडी के सामने गलती से भी मैजिक मत यूज करना, नहीं तो डैडी का सर दुखेगा। तो शाओ कहता है कि मम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझे इसलिए मना कर रही हो क्योंकि ऐसे डैडी की मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। और वो इसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि मम्मी, तो आप तो बहुत बड़ी प्ले गर्ल निकली। तो ये कहती है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग इन दोनों को नॉर्मल गेटअप करवा कर अपने घर ले आता है और यहाँ की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें देखकर जिया और शाओ तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। जैंग इन लोग को टीवी चालू करके कार्टून्स वगैरह दिखाता है जिसे देखकर दोनों ही बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर जिया कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारे घर का डेकोरेशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अपने स्टाइल में करना चाहती हूँ। फिर जिया अपने बेटे शाओ से कहती है कि तुम सारी चीजें निकालो। फिर शाओ अपने पर्स में से डेकोरेशन वाली सारी चीजें निकालने लगता है, जैसे कि उसका पर्स नहीं बल्कि डोरेमोन का पॉकेट हो। और ये सब देखकर जैंग शॉक रह जाता है और जिया और शाओ दोनों मिलकर घर को डेकोरेट कर देते हैं। और फिर जिया अगरबत्ती भी लगा देती है और इसे कहती है कि इससे गुड लक आएगा। तो जैंग कहता है कि तुम माउंटेन के लोगों की कितने सारी रस्में होती है। फिर वो भी जाकर अगरबत्ती को स्मेल करने लगता है। फिर तभी अचानक से उसका दम घुटने लग जाता है। ये देखकर शाओ और जिया डर जाते हैं और जिया जल्दी से इसे चेक करने लगती है और इसे पता लगता है कि इसे अगरबत्ती से एलर्जी है। फिर शाओ पूछने लगता है कि मम्मी, आखिर डैडी को क्या हुआ है। तो ये कहती है कि मुझे जल्दी से इसके मुंह से वो स्मेल निकालना होगा। तो शाओ जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लगता है और कहता है कि मम्मी डैडी आप लोग किस करने वाले हैं। तो जिया से कहती है कि ये मस्ती करने का टाइम नहीं है। फिर जिया यहाँ पर जैंग को किस करते हुए उसे ठीक करती है, पर फिर जैंग को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। तो जिया शाओ को मैजिकल पिल निकालने का कहती है और फिर ये लोग जल्दी से इसके मुंह में पिल डाल देते हैं। और फिर जिया जैंग का पल्स चेक करके कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, अभी मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इसे क्या हो रहा है, तो हमें इसे पहले रेस्ट करवाना होगा। फिर इसके बाद ये दोनों मिलकर जैंग को एक रूम में लेटा देते हैं। फिर जिया कहती है कि चलो अब हमें भी दूसरे रूम में चल के सोना चाहिए। तो शाओ जल्दी से यहीं पर ही लेट जाता है और कहता है कि मम्मी, मैं तो यहीं पर ही रहूंगा और आपको अभी यहीं पर रहना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शाओ उठ जाता है और देखता है कि दोनों जन सो रहे हैं। वो दोनों का हाथ पकड़ा देता है और दूसरे रूम में चला जाता है। इसके बाद जब जिया और जैंग की नींद खुलती है तो ये दोनों एक दूसरे को इतना पास देखकर शाय हो जाते हैं।
जैंग पूछता है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो, तो जिया कुछ कह नहीं पाती। फिर ये कहता है कि वैसे क्या मुझे कल ब्लड की वॉमिटिंग हुई थी। तो जिया सोचती है कि अभी मुझे इसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चला है, तो मुझे इसे इस बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये परेशान होगा। फिर जिया इसे कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए तुम्हारे मुंह से ब्लड निकला। तो जैंग कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम तो एक मैजिशियन हो, तो आखिर तुम्हें डॉक्टर वाली नॉलेज कैसे। अब तभी यहाँ पर जैंग को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो बताती है कि जल्दी से घर आ जाओ, आज फैमिली डिनर है और तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर तुम्हारी फियांसी को भी लेकर आए हैं। फिर कॉल रखने के बाद जैंग यहाँ पर जिया और शाओ को समझाता है कि तुम दोनों को मेरे साथ फैमिली डिनर पर चलना होगा और अच्छे से एक्ट करना होगा, और फिर इसके बाद मैं तुम दोनों को अच्छा डिनर करवाऊंगा। तो शाओ तुरंत ही कहता है कि ठीक है डैड, जैसा आप बोलो। फिर जिया शाओ से कहती है कि आज इतना स्पेशल इवेंट है तो हमें बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये सुनकर जैंग सोचने लगता है कि पिछली बार जिया और शाओ कैसे ज्वेलरीज पहनकर तैयार होकर आए थे। फिर वो इसे कह देता है कि एक्चुअली ना हमारे यहाँ अलग कल्चर है, तो तुम्हें हमारे हिसाब से ड्रेस पहनना होगा, तो क्या प्लीज तुम मेरे लिए थोड़ी चेंजेस कर सकती हो। तो जिया तुरंत ही इसके लिए हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं कि स्टाफ यहाँ पर आकर जिया और शाओ को अच्छे से ड्रेस पहनाकर उनका मेकअप भी करते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ डिनर पार्टी में देखते हैं जैंग की फियांसी को, जो कि पेंटिंग कर रही होती है और सभी पब्लिक आपस में बात कर रहे होते हैं कि यही मिस्टर जैंग की वाइफ बनने के लायक है। जैंग का अंकल अपनी मॉम यानी कि जैंग की ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि जैंग अगर इतनी अच्छी लड़की से शादी करने के लिए नहीं माना तो हमें उसे सारी प्रॉपर्टी संभालने के लिए नहीं देना चाहिए और मैं सब संभाल लूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, सारी प्रॉपर्टी जैंग के डैड ने बनाया था तो उस पे सारा हक जैंग का होगा। मैं उससे मनाऊंगी कि वो इस लड़की से शादी करे। तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और वो कहता है कि ग्रैंडमा इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो अंकल कहता है कि तुम तो पूरे 20 साल से सिंगल थे, तो आखिर तुमने शादी कैसे कर ली है। फिर यहाँ पर जिया और शाओ अपनी एंट्री मारते हैं और जैंग इन लोग को बताता है कि ये मेरी वाइफ है जिया और ये है मेरा बेटा शाओ। फिर शाओ जल्दी से ग्रैंडमा को मैरिज सर्टिफिकेट देता है और ये देखकर ग्रैंडमा तो बड़ी खुश हो रही होती है। तभी जैंग की फियांसी लिन जिया से कहने लगती है कि आखिर तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुनी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक ऑर्डिनरी सी लड़की हो। तो जिया कहती है कि तुम मेरे माउंटेन पर आना, फिर मेरा लेवल तुम्हें पता चलेगा। तो जैंग का अंकल कहने लगता है कि मैंने सुना था कि जैंग ने किसी पागल लड़की के साथ शादी कर लिया है जिसके पास पहले से ही बेटा है, तो लगता है वो तुम ही हो। फिर लिन कहने लगती है कि आखिर ये माउंटेन पे रहने वाली लड़की और इसका बेटा मिस्टर जैंग की वाइफ और उनका वारिस कैसे बन सकता है। जैंग कहता है कि किसने कहा कि मेरी वाइफ एक नॉर्मल लड़की है, वो अपनी जगह की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और यहाँ की कोई भी मामूली लड़की के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो लिन कहती है कि अगर ये तो लिन जिया से कहने लगती है कि अगर तुम सच में एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो तो तुम्हें भी मेरी तरह पेंटिंग, चेस और बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे मैं जो कि एक बहुत ही फेमस पेंटर हूँ। और वो अपनी पेंटिंग के बारे में बताते हुए जिया से कंपटीशन करने के लिए पूछ रही होती है। तो जिया उसे चिल्लाती है कि वो उसके कल्चर की पेंटिंग को अपना कैसे बता सकती है और फिर वो उसके साथ कंपटीशन करने के लिए भी हाँ कहती है। फिर लिन भी से कहती है कि तुमने मेरी बेइज्जती करी हो, तो अगर तुम कंपटीशन में हार गई तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। तो जिया कहती है कि मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें भी मुझसे माफी मांगना होगा। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लिन अपनी सारी पेंटिंग्स मंगवाती है और वो सभी को दिखाने लगती है। यहाँ पर सभी उसकी पेंटिंग्स की तारीफ कर रहे होते हैं और फिर लोग जिया से कहने लगते हैं कि वो तो अब भी हार मान जाए। फिर जिया अपने बेटे शाओ को उसके डोरेमोन वाले पॉकेट में से सारी पेंटिंग्स निकालने का कहती है और फिर जियान पेंटिंग्स के ऊपर कुछ मैजिक यूज करती है और इसे मैजिक करता हुआ देखकर जैंग को फिर से पुरानी चीजें याद आ रही होती है। वो जिया से पूछने लगता है कि क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जरूर जो तुम सोच रहे हो वो बस तुम्हारा इल्यूजन होगा। फिर जिया भी अपनी पेंटिंग दिखाती है और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। पर फिर लिन यहाँ पर एक फेमस पेंटर को बुलवाती है जज बनने के लिए, जो कि जिया की पेंटिंग देखते के साथ ही उसकी बहुत तारीफ करता है। तो लिनी ने चिल्लाने लगती है कि आपको क्या किसी ने पैसे दिए हैं किसी की झूठी तारीफ करने के लिए? आपने मेरी पेंटिंग भी नहीं देखा और इसकी पेंटिंग देखकर इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर ये पेंटर जैंग के अंकल को चिल्लाता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया था ना, तो क्या तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर बुला रहे थे? फिर जैंग का अंकल लिन को साइड में लेकर जाता है और कहता है कि मैंने ये फेमस मास्टर को तुम्हारी हेल्प करने के लिए बुलाया था, आखिर तुम इनकी बेइज्जती कर हमारा प्लान क्यों खराब कर रही हो? फिर जिया कहने लगती है कि मास्टर क्यों ना आप इस लिन की पेंटिंग देखकर भी इसके बारे में भी कुछ बता दें। फिर मास्टर जैसे ही लिन की पेंटिंग्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस एक पेंटिंग में कुछ तो कमी है। लिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी जिया कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि इस पेंटिंग में क्या कमी है। वो कहती है कि इस पेंटिंग में फ्लावर्स की जरूरत है जिसके बाद ये पूरी लगेगी और वो तुरंत ही वो ड्रॉ करने के लिए जा रही होती है। तो लिन इसे रोककर कहती है कि अगर तुमने मेरी महंगी पेंटिंग खराब करी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिया कहती है कि मैं खराब नहीं करूंगी। तो कहती है कि ठीक है फिर।
मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर तुमने मेरी पेंटिंग खराब की तो मुझे बदले में तुम्हारा एक हाथ चाहिए। ये सुनकर तो सभी शॉक रह जाते हैं और ज़ैंग इसके लिए मना कर रहा होता है और वो इसे चिल्लाने लगता है, पर तभी जिया कहती है कि उसे ये चैलेंज मंजूर है। फिर वो उसकी पेंटिंग में फ्लावर ड्रॉ करती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि उसने कितना अच्छा ड्रॉ करी है। फिर ये सभी तो लिन के अगेंस्ट जाते हैं और उसे जिया से माफी मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही मिस्टर ज़ैंग की वाइफ बनने लायक है। फिर ज़ैंग का अंकल कहने लगता है कि आज फैमिली डिनर है तो हमें ये सब तमाशे नहीं करनी चाहिए, ये सब खत्म करते हैं। और फिर ये ग्रैंडमा से कहने लगता है कि लिन ने आपके लिए गिफ्ट लेकर आई है। फिर लिन बताने लगती है कि मैंने आपके लिए 400 मिलियन का जेम स्टोन खरीद के लाई हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। फिर ये अपना स्टोन दिखाकर बड़ी इतरारी होती है। फिर शाओ कहता है कि मम्मी ये स्टोन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिया कहती है कि देखो तो ये मामूली से स्टोन का पूरा 400 मिलियन बता रही है, और हमारे यहाँ तो मामूली, और हमारे माउंटेन पर तो छोटे से मामूली स्टोन भी इससे काफी भारी है। फिर लिन कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने मैडम के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने भी लाई हूँ। फिर वो शाओ को 2 स्टोन निकालने के लिए कहती है और कहती है कि मैं भी अपनी तरफ से गिफ्ट में जेम स्टोन दे रही हूँ। तो लिन इसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कौन से मामूली स्टोन लाकर इसे जेम बता रही हो, मेरे स्टोन पूरे 400 मिलियन के हैं और वो असली हैं और तुम्हारे नकली। तो जिया कहती है कि क्यों ना हम लोग चेक कर ले, फिर प्रूफ हो जाएगा। फिर लिन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलवाकर अपने स्टोन को काटने के लिए कहती है, जो कि अंदर से ग्रीन कलर का दिख रहा होता है, और ये बड़ी खुश हो रही होती है कि देखो मेरा असली है। पर फिर जिया उस पे पानी डाल के दिखाती है कि वो फेक है। तो लिन कहती है कि अच्छा तुमने मेरे वाले को तो फेक बता दी, लेकिन अपने वाले का क्या, उसका भी तो टेस्ट करो। तो जिया अपने स्टोन को कट करवा के ये प्रूव करती है कि उसका वाला असली है। फिर ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं और सभी लोग मान लेते हैं कि जिया ही दोनों में सबसे बेस्ट है, जो कि मिस्टर ज़ैंग की वाइफ बनने लायक है। और फिर ज़ैंग जिया को स्टेज पर लेके जाता है और उसे कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा स्टोन इतना ऑसम होगा। तो जिया कहती है कि मैं लकी हूँ, मेरे पास घर पे और भी सारे हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ज़ैंग का अंकल इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जाकर कुछ और प्लानिंग करते हैं। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो शाओ जल्दी से जिया को बताता है कि मम्मी कोई चुपके से यहाँ से भाग रहा है। तो जिया इन दोनों को अपने मैजिक से रोककर इन लोग से माफी मंगवाती है और ये देखकर सभी हंसने लग जाते हैं। पर फिर जिया देखती है कि यहाँ पर ज़ैंग का सर दुख रहा है। फिर ज़ैंग कहता है कि मैं श्योर हूँ कि हम लोग पहले भी कहीं मिल चुके हैं, नहीं तो बार बार मुझे एक ही चीज क्यों याद आ रही है और मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आ रहा है, तो मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो। फिर जिया सोचती है कि मैं तो अपना बदला लेने के चक्कर में इसके बारे में तो भूल ही गई थी कि मैं इसके सामने मैजिक नहीं यूज कर सकती। वो सोचती है कि मुझे जल्दी से कोई बहाना करना होगा। फिर जिया ज़ैंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है, मुझे किसी और का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना है, तो अच्छा ही होगा कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। ऐसा बोलकर वो जाने की एक्टिंग करती है। तो ज़ैंग इसे रोककर कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर यहाँ पर लीना और ज़ैंग के अंकल डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन मिल गया है, और वो इन लोगों से शाओ के बर्थडे के बारे में पूछने लगती है। तो जिया से पहले ही ज़ैंग कह देता है कि इसका बर्थडे अगस्त में आता है। ये सुनकर जिया शॉक होती है और इसे पूछती है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला। ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बस अचानक से मेरे माइंड में आया और मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सही गैस कर लूंगा। फिर तो मुझे लगता है कि मेरे और शाओ के बीच में सच में डैड और बेटे वाला बॉन्ड कितना अच्छा है। तभी तो वो जब मुझसे पहली बार मिला था तभी से मुझे डैडी कहने लग गया था। जिया कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, शाओ को बहुत टाइम से डैडी चाहिए था, तो वो जिसे भी देखता है उसे डैडी कह देता है। तभी ग्रैंडमा सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है ही नहीं। फिर ग्रैंडमा चुपके से शाओ का बाल तोड़ लेती है उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, और फिर ग्रैंडमा कोई बहाना करके यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ज़ैंग जिया से पूछने लगता है कि वैसे शाओ का डैडी कहाँ पर है। तो जिया बहाना बनाकर कह देती है कि वो मर गया। फिर ज़ैंग कहने लगता है कि मैं थोड़ी सीरियस बात करना चाहता था, मैंने शाओ का स्कूल का अरेंजमेंट कर दिया हूँ और अब से ये कल से स्कूल जाएगा। तो शाओ कहता है कि कितनी अच्छी बात है, मैं तो काफ़ी टाइम से स्कूल जाना चाहता था और मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूँ। फिर ज़ैंग को तो तरस आने लगती है कि इन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल चल रही थी कि बेचारा बच्चा अभी तक स्कूल भी नहीं गया। फिर ज़ैंग अपने मन में सोच लेता है कि वो शाओ और जिया के साथ और भी अच्छे से रहेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ स्कूल में होता है, पर उसे अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे निकालकर अपने वाले कपड़े पहन लेता है। स्कूल के यूनिफॉर्म से ज़्यादा कंफर्टेबल तो मेरे कपड़े हैं। तभी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आकर शाओ को बुली करने लगते हैं कि वो विलेज से आया हुआ है, और ये लोग शाओ को मारने भी जा रहे होते हैं। तो शाओ भी इन लोग से अच्छा से बदला लेता है, जिसके बाद टीचर शाओ को चिल्ला रही होती है और वो जिया को यहाँ पर कॉल करके बुलाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हारे बेटे ने इन सबको पीटा है। जिया यहाँ पर शाओ से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। तो शाओ बताता है कि मम्मी, पहले इन लोगों ने मुझसे फाइट किए और यही लोग मुझे बुली कर रहे थे, तो मैंने बस अपना बदला लिया। फिर जिया कहती है कि मैम, हमें इस मैटर को यहीं पर ही सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ये बच्चे ही मेरे शाओ के साथ फाइट कर रहे थे।
तो टीचर जिया को चिल्लाती है कि ये सारे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम गरीब हो, तो माफी तुम्हें मांगनी होगी और स्कूल से निकलना होगा। फिर यहाँ पर इस बच्चे के डैड आ जाते हैं और ये भी जिया और शाओ को चिल्लाते हैं और इन लोगों को माफी मांगने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और जल्दी से शाओ इसके पास जाकर कहता है कि डैडी ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जैंग अपने बारे में इन लोग को बताता है तो इन लोग को बिलीव नहीं होता कि वही इस शहर का रिचेस्ट मैन है। ये लोग यहाँ पर जैंग की बेइज्जती करने लगते हैं तो जैंग तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बंदे को उसकी कंपनी से फायर करवा देता है और साथ ही साथ इस टीचर को भी फायर करवा देता है। फिर ये लोग तुरंत ही जैंग से माफी मांगने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये आपका बेटा है। जैंग कहता है कि अच्छा, अगर शाओ मेरा बेटा नहीं होता तो तुम लोग इसे ऐसे ट्रीट करते? क्या स्कूल में भी अमीरी और गरीबी देख के जज किया जाता है? और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलवाकर इन दोनों को यहाँ से निकलवा देता है। फिर शाओ से कहने लगता है कि डैडी आप कितने औसम हो, तो जैंग इसे उठा लेता है और जिया इसे देखकर बड़ी खुश होती है कि ये हुई ना मेरे हस्बैंड होने वाली बात, सच में ये तो कितना अच्छा है। फिर इसके बाद जिया जैंग और शाओ के साथ घर आ जाती है और शाओ को जैंग के साथ इतना खुश देखकर जिया सोचती है कि जब मैं वापस से इसे माउंटेन पर लेके जाने के लिए बोलूंगी तब तो मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से मानेगा। फिर जैंग देखता है कि उसकी ग्रैंडमा और अंकल पहले से यहाँ पर उन लोग का वेट कर रहे होते हैं। अंकल बताते हैं कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आया और आज हमें पता लग जाएगा कि ये सच में तुम्हारा बेटा है कि नहीं। जिया ये सुनकर सोचती है कि अगर इन लोगों को पता लग गया कि शाओ जैंग का ही बेटा है तो ये लोग कभी मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। जैसे यहाँ ग्रैंडमा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट खोल के देखने जा रही होती है कि जिया जल्दी से अपना मैजिक करती है और फिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का जो रिजल्ट है वो ही मिट जाता है और फिर ये देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सा हॉस्पिटल था जिसने इतनी लापरवाही की है। जैंग अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आखिर आप फिक्र क्यों कर रही है, ये सच में मेरा ही बेटा है। आप ही सोचो कि अगर ये मेरा बेटा नहीं होता तो मैं इसे अपने घर क्यों लाता। फिर ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। फिर ग्रैंडमा जिया से पूछने लगती है कि कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई ना कि मैं तुमसे पूछे बिना डीएनए टेस्ट कर रही थी। तो जिया कहने लगती है कि ग्रैंडमा मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तो जैंग से कहता है कि ऐसा मत बोलो, एक्टिंग करो। फिर इसके कहने पर जिया गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर जैंग कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं उससे मना के आता हूँ। फिर ग्रैंडमा आपसे रोने लगती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग मुझसे गुस्सा हो गई। एक तो मेरे जैंग को फाइनली कोई वाइफ मिली थी इतने टाइम से सिंगल रहने के बाद, और अगर अब वो भी उसे छोड़ के चली जाएगी तो मेरे ग्रैंडसन का क्या होगा। अंकल कहता है कि आपने बिल्कुल सही की हो, आप सोचो ना कैसी लड़की जैंग की वाइफ बनने लायक नहीं है, तो वो अगर उसे छोड़ के चली जाए तो ये अच्छा होगा। पर ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो बहुत ही अच्छी है और मैं तो चाहती हूँ कि जैंग और वो हमेशा खुश रहे। ऐसा बोलकर ग्रैंडमा जाने लगती है। फिर ये अंकल को तो बहुत ही गुस्सा आता है और ये ग्रैंडमा को रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर कोई मैजिक कर देता है। फिर ग्रैंडमा यहाँ जिया के रूम में आ जाती है उसे सॉरी कहने के लिए, और तभी यहाँ पर अगरबत्ती की स्मेल सूंघते ही ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर जैंग का अंकल आकर जिया को हटाने लगता है और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसी ने कुछ की है। तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है तो उसके अंकल इसे बताने लगते हैं और वो अपने झूठे अंकल पे बिलीव नहीं करता है और कहता है कि जिया के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जो ऐसा करेगी। जिया अपनी पावर से ग्रैंडमा को ठीक करने लगती है और बताती है कि उन पर किसी ने मैजिक किया है, और वो ये भी पता कर लेती है कि मैजिक कोई और नहीं बल्कि अंकल ने किया है। अंकल यहाँ से भागने लगते हैं तो शाओ जल्दी से उन्हें अपने मैजिक से रोकता है। फिर यहाँ पर अंकल ग्रैंडमा से कहने लगता है कि मॉम आपने मुझे पा ली हो, आप ही सोचो कि मैं आपके साथ ऐसे कैसे करूँगा। पर ग्रैंडमा इस पर बिलीव नहीं करती और गार्ड्स उसे लेके चले जाते हैं। फिर ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और वो जिया की तारीफ करती है कि तुम ना होती तो मेरी जान बच ही नहीं पाती, और वो कहती है कि बस अब तुम जैसी एक प्रिंसेस हमारे घर में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो शाओ कहने लगता है कि मम्मी डैडी तो अभी तक साथ में सोए नहीं, तो मुझे सिस्टर कैसे मिलेगी। ये सुनकर ग्रैंडमा सोचती है कि कहीं मेरे जैंग बीमार तो नहीं हो गया है, मुझे कुछ तो इसके लिए करना होगा। फिर ग्रैंडमा जैंग के लिए मेडिसिन वाला खाना तैयार करती है, जिसके बाद जैंग को नशा चढ़ने लगता है और ग्रैंडमा इन दोनों को एक रूम में छोड़कर लॉक कर देती है। जिया यहाँ पर जैंग से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ग्रैंडमा ये बाहर से सुनकर बड़ी खुश हुई होती है। तभी शाओ पूछता है कि ग्रैंडमा आप क्या कर रही हो, तो ये कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए सिस्टर लाने वाले हैं, इसलिए आवाज मत करो। तो शाओ तो खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ग्रैंडमा मेरी सिस्टर के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। पर यहाँ रूम में हम देखते हैं कि जिया तो जैंग को एक्सरसाइज करवा कर उससे शांत करवा देती है और वो बहुत ही खुश होता है कि तुम्हारा ट्रिक तो काम कर गया। फिर जैंग जिया से कहता है कि अभी 2 दिन बाद पार्टी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दूसरी तरफ हम नियाल लिन और जैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से मिलने गए होते हैं, और मास्टर इन लोगों को चिल्ला रहा होता है कि मैंने जो तुम लोग को काम दिया था वो भी तुम लोग से करने को नहीं हुआ। जैंग का अंकल कहता है कि हम लोग तो जैंग को हटाकर उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए गए थे, पर पता नहीं कौन सी एक मिस्टीरियस लड़की आ गई है जो कि उसकी हेल्प कर रही है। मास्टर इन लोगों को चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग को ये तक नहीं पता चला कि वो एक प्रिस्टेस है जो कि माउंटेन से आई है।
आखिर तुम लोग क्या काम किए हो, तुम लोग इतना नहीं पता लगा पाए। तो अंकल कहता है कि सॉरी मास्टर, हम ये तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन हमने ये पता लगा लिया है कि उस लड़की का एक भाई है जो कि उसकी कमजोरी है। फिर ये लोग यहाँ पर हान को बुला लेते हैं और उसे फूल बनाकर अपने प्लान में शामिल करते हैं, लेकिन सिर्फ उसका यूज करने के लिए, और इसे इसका अंदाजा भी नहीं होता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैंग यहाँ पर जिया को लेकर पार्टी में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो मास्टर भी आया होता है। तभी यहाँ पर एक क्लाइंट आया होता है जो कि बीमार होता है और ये मास्टर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे कोई पील देता है, जिसके बाद तो वो और बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर जिया उसकी जान बचाती है, पर फिर ये मास्टर और लिन मिलकर ये सारा इल्ज़ाम जिया के भाई हान पर लगा देते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर जिया अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है और वो अपने भाई के ऊपर से वो मैजिक हटा देती है जो कि इन लोग ने कर दिए थे। फिर यहाँ पर मास्टर और जिया के बीच में कंपटीशन होने लगता है। मास्टर तो हान को मारने के पीछे पड़ा होता है, पर जिया की मॉम ने जो हान के लिए नेकलेस दी थी उसकी वजह से हान की जान बच जाती है। फिर हान जिया से माफ़ी मांगता है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर जिया अपने भाई को अपनी मॉम के ग्रेव पर जाने का कहती है ताकि वो मॉम से एक बार तो मिल ले, और वो एक गार्ड्स को कहकर उसे एड्रेस भी बता देती है। पर फिर हान ये नेकलेस जिया को देता है और कहता है कि मॉम ने ये नेकलेस शायद सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनाया था, तो अब ये आपको पहनना चाहिए ताकि आप सेफ रहो। फिर जिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब उसका भाई मैच्योर हुआ है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ैंग को देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने जो इस पर मैजिक किया था अब उसे मुझे पूरा करना होगा। फिर यहाँ पर ज़ैंग की तबीयत खराब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग होती है। जिया इसकी ये हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो उसका पल्स चेक करते हुए पता कर लेती है कि उस पे किसी ने मैजिक किया है। वो इसे बताती है कि ये मैजिक अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से किया हुआ है, यानी कि वो बंदा जो भी है वो उसे काफ़ी टाइम से टारगेट कर रहा है। ज़ैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके पीछे मेरे अंकल का हाथ है और साथ ही साथ उसके मास्टर का, वो दोनों मिलकर मेरे साथ ये कर रहे हैं। और फिर ज़ैंग तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिया जल्दी से इसे घर लेकर आती है और फिर इसे किस करते हुए इसे ठीक करती है और अपने बेटे शाओ से कहती है कि अब हमें यहाँ से पैकिंग करके चलना चाहिए। पर ज़ैंग जल्दी से जिया को रोक लेता है और उसे बताता है कि अब उसे सब कुछ याद आ गया है। वो उसे पूछता है कि मुझे सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो शाओ कहता है कि डैडी मम्मी पे इतना शक मत करो, मेरी मम्मी ना ही कोई झूठी है और ना ही मैजिशियन, मेरी मम्मी एक प्रिस्ट्रेस है, और क्योंकि मेरी मम्मी को एक वारिस चाहिए था तो उन्होंने आपको चुनी और फिर मैं पैदा हुआ। तो ज़ैंग कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को लेकर मुझे ही छोड़कर जा रही थी और तुमने मेरी याददाश्त भी मिटा दी थी और मुझे एक टूल की तरह ट्रीट कर रही थी। फिर शाओ कहता है कि हाँ डैडी, आप सही कह रहे हो, मम्मी ने लिमिट क्रॉस की है। फिर जिया ज़ैंग से माफ़ी मांगने लगती है और फिर सोचती है कि क्या मैं इसकी वापस से याददाश्त मिटा दूं। फिर वो मैजिक करनी चाह रही होती है कि जल्दी से शाओ रोक लेता है और कहता है कि मम्मी, अगर आप डैडी पे फिर मैजिक करोगी तो वो तो पागल हो जाएंगे। ज़ैंग कहता है कि क्या तुम सच में मुझे ट्रस्ट के लायक नहीं समझती हो और मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो। जैसी कहती है कि सॉरी, गलती मेरी है और एक्चुअली तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकती। तो ज़ैंग सोचता है कि ये सच में मेरी फिक्र करती है। फिर ये जिया से कहता है कि यहाँ से जाने से पहले हमें कम से कम बच्चे को अच्छी मेमोरी देनी चाहिए। फिर शाओ भी मनाने लगता है कि मम्मी हम लोग रुक जाते हैं ना, तो जिया मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि तीनों साथ में घूमने जाते हैं और फोटोज़ भी लेते हैं। ग्रैंड माँ शाओ से पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड को क्या हुआ है, क्या इन लोग के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है। तो शाओ कहता है कि ग्रैंड माँ, मैं आपको पूरी चीज़ें तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन आपने गैस कर ली हो। फिर ग्रैंड माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों का झगड़ा खत्म करवाती हूँ। और फिर ग्रैंड माँ जिया और ज़ैंग को बुलाकर इन्हें वाइन दे देती है जिसमें ड्रग मिला होता है और फिर ये दोनों को रूम में लॉक कर देती है और इस बार तो ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर ग्रैंड माँ यहाँ शाओ को बताती है कि अब तो तुम्हारी सिस्टर जरूर आएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ज़ैंग की नींद खुलती है तो इसे पता लगता है कि जिया शाओ को यहाँ से लेकर जा चुकी है। दूसरी तरफ जिया शाओ के साथ अपने माउंटेन पर जाने के लिए निकल रही होती है और शाओ इसे गुस्सा होता है कि मम्मी आपने डैडी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं की। तभी यहाँ पर वही मास्टर आ जाता है जिया से अपना बदला लेने के लिए। ये जिया को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ज़ैंग अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर जिया इस मास्टर से मैजिक से लड़ रही होती है, पर फिर हम देखते हैं कि ये मास्टर तो ज़ैंग के ऊपर कुछ ऐसा मैजिक कर देता है जिसके बाद वो पागल जैसे बिहेव करने लगता है और पूरी बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है। कि शाओ ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा, अब तो डैडी से ज़्यादा सेंसिबल मैं हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया ज़ैंग की जगह लेकर उसकी कंपनी संभालने जाती है, पर बीच में अंकल आ जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सभी को बताने लगता है कि अब ज़ैंग तो पागल हो गया है, तो अब वो कंपनी संभालने लायक नहीं रहा, तो अब मैं कंपनी संभालूंगा।
पर जिया और शाओ आकर कहते हैं कि वो उसकी वाइफ है तो वो कंपनी संभालेगी। ये अंकल फिर भी नहीं मान रहा होता है तो ये लोग इसके ऊपर मैजिक कर देते हैं, जिसके बाद तो ये डॉग जैसे भौंकने लग जाता है। फिर शाओ कहता है कि अब अंकल तो डॉग बन चुके हैं तो कंपनी मैं संभालूंगा और मेरी मम्मी। फिर अपना प्लान खराब होता देख मास्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और ये यहीं पर ही जिया से फाइट करने लग जाता है। इन दोनों की फाइट इतनी बढ़ जाती है कि सभी पब्लिक के ऊपर भी खतरा पड़ जाता है कि ये लोग मर जाएंगे। फिर जिया फाइनली मास्टर को हरा देती है और फिर वो सभी को बचाने की कोशिश कर रही होती है और वो शाओ से कहकर सभी पब्लिक को यहाँ से जाने का कह रही होती है और वो जैंग को भी यहाँ से जाने का कहती है, पर जैंग नहीं मानता और वो जिया को बचाने के लिए उसके साथ आ जाता है और कहता है कि अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये पूरी जगह फूट जाती है और शाओ बहुत ही परेशान हो जाता है कि क्या मैंने मम्मी डैडी दोनों को खो दिया हूँ। हमें पता चलता है कि जिया की मॉम का दिया हुआ जो नेकलेस होता है वही इन लोगों को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया शाओ के साथ अपने माउंटेन जाने के लिए निकल रही होती है और वो जैंग को गुड बाय कहती है और उसे बताती है कि वो बस यहाँ पर अपनी मॉम की लास्ट विश पूरी करने आई थी और अब वो अपनी असली जगह पे जा रही है। पर फिर जैंगी से पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम रुक जाओ, बस मैं तुम्हें हक करना चाहता था। फिर जिया आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर जैंग शाओ से कहता है कि तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल नहीं रुकी। तो शाओ कहता है कि डैडी आप जानते हो ना मम्मी कितनी जिद्दी है। फिर जैंगी से फ़ोन दे देता है और कहता है कि अगर कभी कोई मुसीबत में पड़ जाओ या फिर मुझे मिस करो तो मुझे कॉल ज़रूर करना, फिर मैं तुरंत ही आ जाया करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ और जिया का वेलकम होता है और तभी जिया को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो यहाँ पर शाओ अपने मैजिक से पता कर लेता है और फिर जैंग को कॉल करके बताता है कि डैडी तुरंत ही यहाँ पर पहुँचो, मम्मी प्रेग्नेंट है। और फिर कुछ ही सेकंड्स में जैंग यहाँ भागते हुए आ जाता है। तो शाओ कहता है कि डैडी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या आप भी हमारा पीछा करते हुए यहीं पर ही छुपे हुए थे। यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं ये जैंग से कहने लगते हैं कि वो तो उनकी क्वीन का हस्बैंड बनने लायक तो दिख नहीं रहे। जैंग कहता है कि तुम लोग मुझे कम मत समझो, मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ। अब यहाँ पर के लोगों ने तो कभी मोबाइल देखे नहीं होते हैं तो जैंग इन लोगों को मोबाइल का लालच देकर बड़ा खुश कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया और जैंग की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और जैंग ने भी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होता है और इसी के साथ ही इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।